कल जब कोहली का विकेट आखिरी बॉल पर गिरा था, यकीन मानो ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पर कि नहीं यार, इंडिया जो है इस मैच में बहुत ही एपिक कमबैक करने वाला है। मैं एपिक की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि कल 136 रन की जिस तरह की पार्टनरशिप हुई थी कोहली और सरफराज के बीच में, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यार ये मैच जो है ना, इंडिया एक हिस्टोरिक तरीके से अपने फेवर में करने वाला है। बट ठीक है, फिलिप्स की एक बॉल सीधी रह गई और जिस तरीके से कोहली ने इस बॉल को खेला, उसमें कोहली की भी कोई गलती नहीं थी। वो हम कहते हैं ना कि जब सितारे आपके फेवर में ना चल रहे हों, तब आप अगर ऊँट पे बैठे हो तो भी आपको कुत्ता काट जाएगा। बस कल वही वाली कुछ सिचुएशन हुई थी कोहली के साथ में, तो उसको लेकर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। इवन अगर हम लोग रोहित शर्मा की भी बात कर लें, तो भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन अगर इंडिया इस मैच को बचाने में कामयाब हो जाता है, तो कहीं न कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद ऊपर वाले का एक इशारा था, एक मौका था सरफराज के लिए कि भाई तुझे इस मौके को भुनाना पड़ेगा, और सरफराज ने बिल्कुल दोनों हाथों से उस मौके को लपक लिया है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में एक बात क्लियर है कि सरफराज अपने विकेट के लिए कितना ज्यादा कीन था कि भाई मुझे इस बार रन आउट नहीं होना है। सरफराज एक बार 99 के ऊपर रन आउट हो चुका है। इस बार तो वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि भाई मैं कैसे भी करके आउट हो जाऊं, क्योंकि उसको भी पता है कि ये मेरा मैच, मतलब सरफराज ने जो 15 सेंचुरी, अब तो 16 हो गई इस वाली को मिला के, जो 15 सेंचुरी उसने फर्स्ट क्लास में मारी है ना, जिस तरीके से, मतलब उसकी 15 सेंचुरी में से 10 सेंचुरी जो थी ना, वो 150 प्लस में है। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि उस इंसान को बड़े सेंचुरी मारना कितना ज्यादा पसंद है। और ऐसे में अगर वो अपनी विकेट के ऊपर एक बड़ा प्राइस टैग रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात यहां पर आप एक तरीके से हमारे इंडियन बैटिंग की स्ट्रेंथ को देखो कि आपके टॉप के बैट्समैन आउट हो चुके हैं, और उसके बाद में दो यंग लड़के आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं भाई अब हम निकालेंगे। ऋषभ पंत और सरफराज के बीच में भी 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है। इस पॉइंट से अगर ये लोग और लंबा खेल कर जाते हैं, तो न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानी की ही बात बनेगी, और इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंडीशन ही क्रिएट होगी। लेकिन सरफराज ने जिस तरीके का गेम दिखाया है, उस गेम को देखने के बाद में कोई भी शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि यार सरफराज में वो बात नहीं है। अभी जब बांग्लादेश टूर पे कोहली और शुभमन गिल दोनों वापस, कोहली और केएल राहुल दोनों जब वापस आ गए थे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ये दोनों खेले नहीं थे, तो वहां पर सरफराज को मौका मिल गया था। बांग्लादेश की सीरीज के लिए जब ये दोनों के दोनों खिलाड़ी वापस आ गए, तब भाई सरफराज को मौका नहीं मिला। सरफराज गया वहां ईरानी ट्रॉफी में, मुंबई की तरफ से रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ खेलते हो, बंदे ने 222 रन ठोके। आप उस बंदे को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। वो ऐसा लगता है कि अगर नींद में भी बैठा होगा ना, तो भी मैच रेडी रहेगा। सरफराज इस तरीके का गेम अपने टेबल से लेकर आता है कि भाई ये मैं आपको दे रहा हूं, अब आप बताओ आप मुझे खिलाओगे या नहीं खिलाओगे। और यही एक कारण है कि सरफराज को इग्नोर करना इतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था सिलेक्टर्स के लिए। कुछ बैट्समैन होते हैं जिनको कि बहुत जल्दी मौका मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कि खपाना पड़ता है अपने आप को, बिल्कुल झोंकना पड़ता है अपने आप को कि नहीं यार हम खेल रहे हैं। हम जैसे हम लोग कामरान गुलाम के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान का जो बाबर की जगह पर आया है, यहां पर उतनी बुरी गत तो नहीं हुई सरफराज की, बट स्टिल जितना परफॉर्मेंस सरफराज फर्स्ट क्लास में दे चुका है ना, उस परफॉर्मेंस के बाद में इतना वेट करवाना वो थोड़ा सा उसके लिए ही मुश्किल भरा हो रहा था कि यार कैसे ये बंदा कोप अप करेगा इतनी चीजों से। अब मतलब जिस तरीके की परफॉर्मेंस अब कंटिन्यूस लेवल पर सरफराज दे रहा है, आप वाकई में उसको कैसे बाहर रखोगे? भाई शुभमन गिल बाहर है तो सरफराज को आपने अंदर किया। भाई सरफराज को आपने अंदर किया है, बंदा आके सेंचुरी मार रहा है, और उसके बाद में अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई अब सरफराज को आप कैसे बाहर निकालोगे? ऐसा जब कोई लड़का नया आके गेम खेलता है ना, तो होता क्या है कि जो लोग अपने आप को स्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं कि मतलब हम विदर्भ एक मिनट बात करेगा, विदर्भ एक मिनट बात करना फोन पे। जिस तरह की परफॉर्मेंस ये क्रिएट करके बैठे हुए हैं ना, उस परफॉर्मेंस के बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप आखिर किस तरीके से या किस सिचुएशन में सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। भाई सरफराज ने वो बताया है ना करके कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, बस यही चीज है। यहाँ पर सरफराज की अगर हम लोग बैटिंग की बात करें, थोड़ा सा हम क्रिकबस की तरफ चलते हैं और वहां पर देखने इस तरीके से इस बंदे ने बैटिंग करी है, क्योंकि यहाँ पर उसने वाकई में बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्कोर कार्ड की ही बात करें, तो यार स्कोर कार्ड पे ना क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बंदे ने बैटिंग करी है। ये तस्वीर आप देख लो, ये तस्वीर काफी 2016 के बाय द वे T20 वर्ल्ड कप में भी ये दोनों साथ में खेले थे, मैं आपको ये बता दूं, है ना, वहां पर भी ये दोनों साथ में थे, और मीडियम टेस्ट 100 जो है यहाँ पर सरफराज ने हिट करी है। हाँ, तो हम लोग सरफराज की बैटिंग की बात कर रहे थे कि बंदे ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि देखो ऐसी परफॉर्मेंसेस जो है ना, जिन परफॉर्मेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंसेस ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पर देखने के लिए मिलेंगी, है ना। ये प्लेयर्स होते हैं जो वाकई में अपनी जंग लड़के आए हुए होते हैं, और इस पोजीशन पर आकर बैठने के लिए उन लोगों को वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ रही होती है।
हालांकि सरफराज के साथ में ये केस थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि बंदा एक तो मुंबई से आ रहा है। मुंबई में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि खिलाड़ियों को बहुत जल्द मौका मिल जाता है, लेकिन सरफराज को आई डोंट नो क्या दिक्कत थी, उसके बावजूद भी बंदे को मौका नहीं मिल पाया एक लंबे टाइम तक। तो ये आज की सरफराज की पारी है। कल 70 पर सरफराज नॉट आउट गया था, उसके बाद में बंदे ने आकर आज 55 रन इस सेशन में बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे 81.17 का स्ट्राइक रेट 125 रन की इनिंग्स में उसने मेंटेन किया है। मतलब एक परफेक्ट ब्लेंड जो हम कहते हैं ना डिफेंस अटैक और कंटिन्यूस स्कोरिंग का, वो ब्लेंड यहां पर देखने के लिए मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्राइक रोटेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो वो भी इस बंदे ने बहुत शानदार तरीके से करी है। तो ऐसे में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये नहीं बोल सकते कि यार ये बंदा जो था स्ट्रगल कर रहा था, या इस बंदे ने किसी भी मतलब वो रूकी कौन बॉलर था यार इनका, उसको तो इसने इतना पेला कि समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से उस बंदे को न्यूजीलैंड कंटिन्यू करवाएगी। न्यूजीलैंड के पास में सही में उस समय पर जवाब नहीं था। सरफराज के थोड़े करियर स्टार्ट्स की तरफ अगर हम देखें तो पहली बात तो बंदा 26 साल का हो चुका है। मुझे लगता है 2-1 साल पहले अगर मौका मिल जाता, 3 साल पहले, खैर दे रहा है दुरुस्त है वाली बात है। यहां पर आप देखिए बंदे ने अभी तक 3 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, 5 इनिंग खेली हैं। 5 इनिंग में बंदे की 3 हाफ सेंचुरी हो चुकी है और 1 सेंचुरी मार के वो खेल रहा है। तो भाई उसकी परफॉर्मेंस ऐसा है कि अब आ रही है, आप इसकी परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। और इस पॉइंट से आप इस बात को समझ सकते हो कि यार ये बंदा वाकई में टीम इंडिया ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसके कुछ और मैं आपको स्टैट्स इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि भाई बंदा ही ऐसा है, उसके बारे में कितना ही बोल सकते हैं हम लोग। देखिए सरफराज के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पर उससे हर कोई उम्मीद कर रहा है कि यार ये 200 रन बनाएगा। जब आपसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि नहीं यार तुम 200 रन बना सकते हो, ये अपने आप में बताता है कि भाई तुम्हारे गेम के ऊपर जो पब्लिक है, जो तुम्हारी टीम है, उसको कितना ज्यादा भरोसा है। नहीं तो आप मुझको बताओ ना, आप कितने ही बैट्समैन से उम्मीद करोगे कि यार ये 200 मारेगा। अमूमन देखा जाता है कि 100 रन मारने के बाद ना कंसंट्रेशन का लैप्स होता है और उसके बाद बंदे का जो गेम होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ खराब होता है और कुछ भी नहीं होता। खैर सरफराज के बारे में बात करें तो वो 27 साल का होने वाला है। उसकी जो 51 गेम्स उसने खेले हैं अभी तक फर्स्ट क्लास के मिलाकर, उन गेम्स में उसकी एवरेज है 69.09 की। ऑलमोस्ट 70 की एवरेज से बंदे ने रन बनाए हैं। सिर्फ और सिर्फ बड़े रन नहीं बनाए, बल्कि वो बड़े रनों को बनाने में जो टाइम लेता है, वो टाइम लेना ही उसके लिए सबसे बड़ी एक ताकत बन जाता है, क्योंकि वो टाइम बहुत कम लेता है ना। और सबसे बड़ी बात, इस पोजीशन पर आने के लिए उसने जो रनों का ढेर लगाया है वो वाकई में बहुत शानदार है। जब केएल राहुल बाहर हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, तब इसको मौका मिला था। इसके लिए पहली इनिंग में उसने 62 बनाया, दूसरी इनिंग में उसने 68 नॉट आउट बनाए थे। जो पहली 2 नॉक उसने इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। इसके अलावा एक और मैच था जो कि मैंने शुरुआत में बात कर रहा था कि 99 के ऊपर रविंद्र जडेजा के साथ में ये बंदा रनआउट भी हो चुका है। राजकोट में ये मैच हुआ था, तो उसको पता है कि भाई उसके विकेट की क्या कीमत है, और उसने अपने विकेट के ऊपर वही प्राइस टैग लगा भी दिया है। रांची में एक खराब पैच के बाद में सरफराज ने धर्मशाला में फिर से 56 बनाए, लेकिन जैसे ही विराट कोहली और केएल राहुल वापस आए, उनका जब होम सीजन स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो बंदे को बाहर बैठना पड़ा। लेकिन टेस्ट सीरीज खत्म जैसे ही हुई बांग्लादेश की और न्यूजीलैंड की शुरू होने वाली थी, उसके बीच में ये बंदा वापस गया अपने मुंबई के लिए खेलने के लिए। अमूमन इस स्टेज पे आकर लोग रेस्ट लेना पसंद करते हैं, लेकिन ये बंदा वापस गया मुंबई अपनी टीम के लिए खेलने के लिए। ईरानी कप में इसने भाग लिया और वहां पर मुंबई की तरफ से खेलते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 222 रन ठोके इसने। एक ऐसा शतक जो कि आने वाले समय में ये बताने वाला था कि भाई क्यों तुम्हारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। खैर उसका एक और भाई है मुशीर, खैर वो तो परफॉर्म कर ही रहा है। अभी उसके कुछ एक्सीडेंट वगैरह का केस हो गया था। वो जो डबल टर्न थी ना, वो भी काफी नहीं थी सरफराज को टीम में वापस लाने के लिए। शुभमन गिल जब आउट हुआ तब उसको अंदर लाया गया। एंड सबसे अच्छी बात ये हुई कि उस बंदे ने इस बात को बिल्कुल पकड़ के रखा है। अब सवाल बस यही है कि क्या सरफराज 2001 में वीवीएस लक्ष्मण ने जो पारी खेली थी, क्या वो उस तरह की पारी खेल पाएगा? क्या ऋषभ पंत सरफराज का वो साथ दे पाएगा? क्योंकि फिलहाल फर्स्ट सेशन में तो दोनों ने जिस तरह की बैटिंग करी है, उसके बाद में आप कह सकते हैं कि नहीं यार दोनों में वो दमखम है कि ये लोग टीम इंडिया के लिए मैच को निकाल देंगे। बट टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, इस समय सिचुएशन वाकई में काफी हद तक सरफराज के ऊपर डिपेंड करती है, और सरफराज को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि उसे बैटिंग को अपने ही इर्द गिर्द घुमाना है। अगर वो बैटिंग को अपने इर्द गिर्द घुमा लेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसके लिए काफी सारे दरवाजे खुल सकते हैं, और ये दरवाजे काफी हद तक उसके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। एंड दिस थिंग इज ओनली अबाउट सरफराज खान। यहां से मैच सिर्फ और सिर्फ सरफराज का है। और ये जो आज मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में चल रहा है ना, ये वो मैचेस होते हैं जो कि आपको बड़े प्लेयर बनाकर देते हैं। तो सरफराज के लिए नहीं, बल्कि पंत के लिए, बल्कि केएल राहुल के लिए ये एक बड़ा मौका है कि आप बता सको कि आप में क्या टेम्परामेंट है।
इसी तरह के मैचेस होते हैं जो कि बड़े खिलाड़ियों को बनाते हैं।